हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है जीवों में श्वसन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है एक स्टोरी के साथ में कि बूजो जो है अपनी दादा दादी से मिलने के लिए तेज गति से बस स्टॉप पर पहुंचता है और जब वो तेज गति से चलता है तो उसका सांस जो है वो फूलने लगता है। तो सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आता है कि तेज गति से चलने पर सांस क्यों फूलने लगा और हम सांस क्यों लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया हुआ है कि सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। मतलब अगर हम आसान भाषा में समझे तो श्वसन जो है एक बड़ा प्रक्रम है, एक बड़ी प्रक्रिया है और उसी का पार्ट है सांस लेना। तो सबसे पहले हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि हम श्वसन क्यों करते हैं और श्वसन जो है वो क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स हम यहाँ पर जानेंगे। तो इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि सभी जीव जो है वो सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। आप इस तरीके से समझिए कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर जो है उसका अगर हम एक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे छोटा पार्ट है एक ब्लॉक, एक ईंट, और ईंट जो है वो आपस में जुड़ जुड़ करके एक बिल्डिंग जो है बनाई गई। सेम इसी तरीके से जो जीवों का जो शरीर होता है उसकी अगर हम सबसे सूक्ष्मतम इकाई की बात करें तो वो होती है कोशिका, और कोशिका मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। ओके, तो कोशिका जो है वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई, कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। मतलब इन सारे कार्यों में, पोषण में, परिवहन में, उत्सर्जन में, जनन में, इनमें कोशिकाओं का उपयोग होता है और इन सारे कार्य करने के लिए जो कोशिका है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ओके, इसीलिए हमें जो है टाइम टू टाइम खाना खाने के लिए बोला जाता है। तो जो हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते, सोते, पढ़ते समय भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाना खाते हैं उसमें भी हमें एनर्जी चाहिए। तो शरीर में हर काम करने के लिए जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं वो हर काम में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उन काम करने के लिए उन कोशिकाओं की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तो हमें टाइम टू टाइम खाना खाने के लिए बोला जाता है। तो भोजन में जो संचित ऊर्जा है वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। मतलब श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह एक प्रक्रम है जो भोजन में जो ऊर्जा संचित है उसको एक तरीके से निर्मुक्त करने का काम करती है। इसलिए सभी जो जीव हैं उनको भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। मतलब हमने खाना खा लिया और अगर हमने श्वसन की प्रक्रिया हमें है, श्वसन का प्रक्रम चल रहा है, तभी उस खाने से, उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी और उसका हम हमारे शरीर के लिए यूज कर पाएंगे। ओके, अब जो श्वसन का प्रक्रम होता है उसमें हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं और आप सब जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं और वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। मतलब जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और जब हमने सांस छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक। मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें ना तो प्योर ऑक्सीजन होती है और जब हम सांस छोड़ते हैं ना उसमें प्योर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब जो भी सांस लिया, जो भी सांस छोड़ा, वो एक गैसों का मिश्रण है। अतः अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। मतलब जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। मतलब जो ऑक्सीजन हमने सांस से अंदर लिया वो शरीर के एक एक कोशिका के पास जाती है और फिर कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन जो है वो भोजन के विखंडन में सहायता करती है। सांस में जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली वो हमारे शरीर में जो भोजन उपस्थित है उसके विखंडन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। अब कोशिका के अंदर भोजन जो है
जिसमें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, मतलब जब ऑक्सीजन का यूज किया गया ग्लूकोज को तोड़ने में, तो उसको बोला जाता है वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, तो यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ओके, तो ये यहाँ पर पूरी इक्वेशन हमें बता रखी है कि कोशिका में ग्लूकोज उपस्थित है, ऑक्सीजन हमने श्वसन की प्रक्रिया से अंदर ली, और जो ग्लूकोज है वो फिर उसको तोड़ दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इसमें ऊर्जा निर्मुक्त हुई। तो इन सब से हमें पता चल गया। और इसके साथ में आपको ये भी पता होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ओके, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो देखो अभी हमने देखा कि जीवों की जो कोशिका है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन हुआ उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन या वायवीय श्वसन, या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होती है तो ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज है ना, उस टाइम वो अल्कोहल में विखंडित हो जाता है। जैसा कि इस समीकरण में आपको बताया हुआ है कि ग्लूकोज उपस्थित है कोशिका में, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ग्लूकोज किस में टूटेगा? अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में। और यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति थी तो किस में टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। तो ऊर्जा जो है वो दोनों जगह निकल रही है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल बन रहा है। इसीलिए यीस्ट जो है वो एक कोशिक जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होता है। अतः शराब और बियर बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की है। अब यहाँ पर अवायवीय श्वसन के बारे में हमने यीस्ट में पढ़ा। अब हमारा जो शरीर है, जीवों की जो कोशिकाएं हैं, उसमें भी अवायवीय श्वसन होता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा जो है वो थोड़े समय के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते रहें। श्वसन आपको समझ में आ गया ना? श्वसन क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन नहीं है। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें सांस लेने के द्वारा हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका यूज हम कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ने में यूज करते हैं उसका, और फिर उससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। उस ऊर्जा का उपयोग हम शरीर के लिए उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, या फिर वो कोशिका जो है उस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो ये एक श्वसन एक प्रक्रम है। सांस लेना और सांस छोड़ना उसका एक पार्ट है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो कभी कभी हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं उनमें भी अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन ऐसा थोड़े समय के लिए हो सकता है। मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति से भी कुछ प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़े समय के लिए ही। वास्तव में यह प्रक्रम मतलब बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज जो है मतलब अवायवीय श्वसन हो, ये कब होता है? ये उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जैसे कि बहुत देर तक व्यायाम अगर हम करते रहें, तेजी से दौड़े, कई घंटे तक टहलते रहें, साइकिल चलाएं, भारी वजन उठाने, ऐसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सभी को पता है, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सीमित होती है। तो ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं जो हैं वो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। ओके, कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है उस समय जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत तो ज्यादा है लेकिन पूर्ति कम है। उस समय जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं उसमें अवायवीय श्वसन हो जाता है। और जब अवायवीय श्वसन होता है जीव कोशिकाओं में, तो ग्लूकोज जो है जो पेशी में उपस्थित है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है। तो आपने देखा भी होगा जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में ऐंठन होने लग जाती है। और ऐंठन कब होती है? जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ओके, और लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। तो हम या तो गर्म पानी से नहाएं या फिर तेल से मालिश करें अपनी, तो ऐंठन से हमें आराम मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म पानी से नहाने पर, गर्म पानी से अगर आपने स्नान किया या फिर आपने शरीर की मालिश की तो रक्त का संचरण बढ़ जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है।
रक्त का संचरण बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, पेशी कोशिकाओं में, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने पर लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। मतलब ये जो लैक्टिक अम्ल बना ना, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी तो ग्लूकोज बना लैक्टिक अम्ल में, और जब दोबारा से शरीर का रक्त परिसंचरण बढ़ा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई तो जो लैक्टिक अम्ल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट गया। तो इससे क्या होता है, जो ऐंठन है वो खत्म हो जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि श्वसन क्या प्रक्रिया होती है और किस तरीके से ये की जाता है ये प्रक्रिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि श्वसन क्या होता है। तो देखो, हम नाक से जो सांस लेते हैं, श्वसन या सांस लेने का अर्थ होता है ऑक्सीजन से समृद्ध, मतलब जिसमें वो गैसों का मिश्रण जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, उस समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। ये जो श्वसन है, मतलब जो सांस लेना प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। मतलब आप इसके बारे में सोचो या ना सोचो, आप सभी को पता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना ये रेगुलर अपने आप ही चलता रहता है। ओके, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है ये उसकी श्वसन दर कहलाती है। ओके, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों एक साथ होते रहते हैं। एक श्वास अर्थात सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन, मतलब एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस को बाहर छोड़ना, ये पूरा एक सांस है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आप अपनी श्वसन दर को ज्ञात कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी श्वसन दर जो है वो ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी, कम समय में आपकी श्वसन दर ज़्यादा है, लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो आपकी श्वसन दर जो है वो नॉर्मल देखने को मिलेगी। कोई वयस्क व्यक्ति जो है वो विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। और जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन जो है हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि डीप ब्रीदिंग करो ऑक्सीजन, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके रिजल्ट जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं एक्सरसाइज के। ओके, तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज करो डीप ब्रीदिंग क्या करो साथ में, तो उसके जो रिजल्ट है जो आपको चाहिए, मान लो आप फैट लूज करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके रिजल्ट जो है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को जितना आप कंज्यूम करोगे उतना आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो क्या होता है, जो हम तेजी से जब श्वसन करने लगते हैं इसके फलस्वरूप हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति होती है, भोजन के विखंडन की दर को बढ़ जाती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और इसीलिए ये स्पष्ट होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में हमें खाने की भूख जो है वो बहुत जल्दी लगने लग जाती है। ओके, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि जब हम उन्नीदे होते हैं तो हमारी श्वसन दर जो है वो कम हो जाती है। ओके, तो क्या हमारी श्वसन दर कम हो जाती है? क्या हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? तो यहाँ पर बताया गया है कि जब हमें नींद आती है, झपकी आती है, तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? जम्हाई क्यों लेते हैं मतलब बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। उम्मीदें हैं तो श्वसन दर जो है वो आपकी थोड़ी लो हो रही है, ऑक्सीजन की कमी जा रही है। जो कोशिकाएं हैं वहां पर अवायवीय श्वसन हो पा रहा है जिसकी वजह से सारा प्रोसीजर हो पाता है। ओके, तो यहाँ पर जो दैनिक क्रियाकलाप है उसके बारे में बताया गया है कि किस में ज़्यादा आपको ऑक्सीजन ज़्यादा ले पाओगे, किस में कम ले पाओगे, इसके बारे में। अब हम श्वास कैसे लेते हैं, तो देखो हमारे जो नासा द्वार है मतलब हमारे जो नथुने हैं उनसे हम वायु अंदर लेते हैं। जब वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर के हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ये हमारा जो मानव श्वसन तंत्र है वो है। नासा गुहा, मुख गुहा, ये ग्रसनी, ये श्वास नली इस तरीके से जाती है। ये फेफड़े हो गए, ये हमारी पसलियां हैं, ये इस तरीके से अस्थि पंजर जो आपको दिख रहा है ये सुरक्षित करती है हमारी फेफड़ों को। और ये हमारा डायफ्राम है। तो वो पसलियों का और डायफ्राम का काफी ज्यादा यूज है हमारे श्वसन तंत्र में। तो देखो वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत डायफ्राम कहलाती है। जो डायफ्राम है वो पेशीय परत है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों में बने पिंजर की गति शामिल होती है। मतलब जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें डायफ्राम की और पसलियों से बने पिंजर की गति जो है वो शामिल होती है।
जब हम अंतः श्वसन करते हैं मतलब फेफड़ों में सांस अंदर भरते हैं तो पसलियां जो है ऊपर की तरफ और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिससे हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। ओके, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आसपास से वायु में जो भी छोटे छोटे अवांछित कण होते हैं जैसे कि धूल, मिट्टी, परागकण ये होते हैं तो हमारे अंतः श्वसन सांस हम अंदर लेते हैं ना तो हमारे अंदर चले जाते हैं। नासा गुहा में हमारे नाकों में जो रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उसमें फंस भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी नासा गुहा के भी अंदर चले जाते हैं। तो हमारी गुहा की जो कोमल परत है उसको ये उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है और छींकने से अवांछित कण जो है वो वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। तो सावधानी बरतें। एक तो आप जो है नाक से सांस लेना शुरू करें, दूसरा अगर आप छींकते हैं तो उस समय अपने नाक को ढक लें ताकि आपके नाक से जो भी कण जो है बाहर निकले वो दूसरे व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण न कर लिए जाएं। अब यहाँ पर अंतः श्वसन की प्रक्रिया को भी बता रखा है कि जब अंतः श्वसन मतलब सांस हम फेफड़ों में भरते हैं तो आप फेफड़ों में सांस भर करके देखो, आपकी पसलियां जो है वो ऊपर की ओर गति करेंगी और जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर। और जब वायु को बाहर निकालते हैं मतलब उच्च श्वसन की प्रक्रिया होती है तो डायफ्राम जो है वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है और पसलियां जो है वो अंदर की ओर गति करती है। ओके, तो ये गहरी श्वास लेकर के आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो। यहाँ पर बताया हुआ है कि धूम्रपान जो है फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है, अतः धूम्रपान से बचना चाहिए। तो हमने देख लिया कि श्वसन की प्रक्रिया, सांस लेना सांस छोड़ना कैसे हो पाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को समझा रखा है। अब यहाँ पर बता रखा है कि उच्च श्वसन मतलब जो हवा जो है, जो वायु जो है उसको हम बाहर निकालते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या क्या निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो बता रखा है कि हम जिस वायु का अंतः श्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं, जिस वायु को हम अंदर लेते हैं, जिस वायु को हम बाहर छोड़ते हैं, वह गैसों का मिश्रण होती है। सिर्फ सांस लेते हैं जब ऑक्सीजन नहीं होती है, सिर्फ छोड़ते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, तो दोनों ही टाइम गैसों का मिश्रण होती है। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं या तब भी हम गैसों के मिश्रण को ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो समझा रखा है कि अंतः श्वसित वायु 21% ऑक्सीजन, उच्च श्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हमने सांस अंदर लिया उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से अधिक होती है। ओके, अब ये तो हमने देख लिया कि जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, गैसों का मिश्रण होता है। अब यहाँ पर अन्य जीवों में श्वसन के बारे में बताया हुआ है कि जो अन्य जीव हैं जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, इनमें भी जो है इन सारे जानवरों में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं और उससे ये श्वसन प्रक्रिया करते हैं। लेकिन कुछ जीव और भी होते हैं जिनमें फेफड़े नहीं होते हैं, फिर वो श्वसन कैसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल यह है कॉकरोच का। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। और देखो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र, उसके बाद में श्वास प्रणाल, ये नलिका जैसी, उसके थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है वो वायु जो ऑक्सीजन को जो लिया जाता है कॉकरोच से, कॉकरोच ने ऑक्सीजन को लिया मान लो इन रंध्रों से, तो श्वास नालों में जाकर के शरीर की ऊतकों में विस्तृत हो जाती है ऑक्सीजन और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आ जाती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है कि इस तरीके से शरीर पर छिद्र बने हों, छिद्रों से श्वास नलियां जो है वो जुड़ी हों और उसके थ्रू जो है ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंच जाए, ऐसा और कहीं नहीं पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं केंचुए की। तो देखो कक्षा 6 में हमने पढ़ा था
कि केंचुए जो हैं वो अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्म प्रतीत होती है और इसी त्वचा से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में भी मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, फिर भी वो त्वचा से भी शोषण करते हैं। मतलब मेंढक जो है वो अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं और फेफड़ों से भी शोषण करते हैं। तो यही रीजन होता है कि जब वो धरती के अंदर होते हैं ना मेंढक, जब तो उस टाइम वो आसानी से श्वसन क्रिया कर पाते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसका यूज करते हैं वो श्वसन के लिए। तो मेंढक की जो त्वचा होती है वो भी आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। जल में श्वसन कैसे होता है, जल में जो जीव हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? तो देखो, मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जो है वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में मछलियों की सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं और क्लोम जो है वो किस प्रकार से सहायता करते हैं? क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। तो ये क्लोम है मछलियों में, यहाँ पर रक्त वाहिनियां बहुत ज्यादा उपस्थित हैं जो गैस विनिमय में हेल्प करेंगी। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या पादप पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो भी जीवित रहने के लिए अन्य जीवों की भांति श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया में। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन ही लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सांस की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, उसमें सभी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जितनी श्वसन की प्रक्रिया में CO2 छोड़ते हैं उससे ज्यादा CO2 को यूज कर लेते हैं, तभी बैलेंस बना रह पाता है हमारे पृथ्वी पर। तो जो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनमें भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में जो प्रत्येक अंग है वो वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। ओके, पादप में जो प्रत्येक अंग है पादप का वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और CO2 को छोड़ता है। पादप की जो पत्तियां हैं उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। ओके, पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल की जो कोशिकाएं, मतलब जड़ की जो कोशिकाएं हैं, वो भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल जो है मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं और फिर उससे जो है वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को उनको जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उस ऊर्जा प्राप्त करने में श्वसन जो है वो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है श्वसन प्रक्रिया की। तो श्वसन प्रक्रिया से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब इस चैप्टर की हम समरी देख लेते हैं। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कि जो भोजन हमने खाया उस भोजन से ऊर्जा तभी हमें मिलेगी जब श्वसन की प्रक्रिया होगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर नहीं चलेगा, शरीर नहीं चलेगा तो शरीर मृत्यु हो जाएगी। ओके, तो श्वसन जो है बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ओके, यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वाह्य श्वसन कहलाता है, और यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यह श्वसन अवाह्य श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, ओके, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तब भोजन का विखंडन अवाह्य श्वसन द्वारा भी होता है। सांस लेना जो है वो श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। मतलब श्वसन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन मतलब सांस अंदर लेना, और निःश्वसन सांस बाहर छोड़ना, इसमें हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं। उच्च श्वसन के साथ ही ये अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। शारीरिक सक्रियता बढ़ने पर श्वसन दर भी बढ़ जाती है। अगर आपकी शारीरिक क्रिया जो है बढ़ रही है, तेज गति से चल रही हो, तो श्वसन की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की आपको जरूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी की आपको जरूरत होती है तो आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में करती है यूज़।
गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली, इनमें भी श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होता है। केंचुए में केशों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से, मछलियों में क्लोम और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को गणन करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिससे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।